भारत एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हम दुनिया के 4th रिचेस्ट देश बन चुके हैं। मैं भी यही मानता था और फिर मैंने मेरे भांजे की स्कूल की फीस देखी, साल के 5 लाख रुपए, और वो बस 3rd स्टैंडर्ड में ही है। देश का प्राइवेट एजुकेशन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अपना रेंट देखो, बच्चों के स्कूल के फीस देखो, मेडिकल बिल्स देखो और मुंबई जैसे शहर में अपना खुद का घर खरीदने का बस सपना देखो। लिसन टू दिस, मुंबई के रिचेस्ट 5% लोगों को भी अपना खुद का घर खरीदने के लिए 109 साल सेविंग करनी पड़ेगी। कहते हैं आज का मिडिल क्लास सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है पॉवर्टी से। एक हॉस्पिटलाइजेशन और सारी सेविंग्स खत्म। समथिंग इज नॉट राइट इन इंडिया और देश का मिडिल क्लास बहुत बहुत गुस्से में है और ये हमारे नेताओं को भी पता है। नितिन गडकरी जी का खुद का बयान सुनिए। He says India is a rich country with a poor population। आज के वीडियो में हम मिडिल क्लास का दर्द समझेंगे। हमने 3 पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हर गुजरे दिन महंगी होती जा रही हैं, जिनसे आपकी वॉलेट में एक बड़ा गड्ढा हो रहा है। और हम हमारे वीडियो के थ्रू सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस पर भी बातें करेंगे। तो अगर आप हमारे इस सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के थ्रू कुछ सॉल्यूशन सामने आए और सरकार तक भी पहुंचे। और इसमें मुझे आपकी यानी देश के मिडिल क्लास की जरूरत है, क्योंकि देश में जीना तो छोड़िए, मरना भी बहुत महंगा है। What do I mean? आजकल महंगाई हर कोने से बढ़ रही है और सिर्फ 2-3% नहीं, डबल डिजिट्स में। खाना, दवाई, पढ़ाई, रहना, हर चीज महंगी होती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सोशल मीडिया ने हमें कन्विंस कर दिया है कि अगर हमारे पास महंगी चीजें नहीं हैं तो हम जिंदगी में फेल हैं। हम शो ऑफ पर हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन की होती है तो हम सोचने लगते हैं कि क्या ये जरूरी है, इस पर रिटर्न क्या आएगा। सोचो, अगर आप सिर्फ 600 या 700 रुपए महीने के प्रीमियम में अपने परिवार के लिए 1 या 2 करोड़ रुपए का कवर ले सकते हो, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? यही है टर्म इंश्योरेंस, जो कम प्रीमियम में हाई कवर देता है और आपके परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, आप कम प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक कर देते हो। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आज एक नॉर्मल हॉस्पिटल विजिट भी पॉकेट को हिला कर रख देती है। टेस्ट, एडमिशंस, मेडिसिन्स, सब कुछ लाइटनिंग फास्ट महंगा हो रहा है। लेकिन आप सिर्फ 400 या 500 रुपए महीने देकर 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ कवर ले सकते हो। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको 30 मिनटों में क्लेम असिस्टेंस मिल सकती है। आप टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर से चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन पॉलिसी लेने से आपको 15 से 25% डिस्काउंट भी मिलता है। तो शो ऑफ से पहले सोचो, अपनों के फ्यूचर को सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की गारंटी नहीं होती, पर तैयारी हो सकती है इंश्योरेंस के साथ। चैप्टर 1, मिडिल क्लास इज एंग्री। कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो देखा एंड आई वाज शॉक्ड। दिल्ली के इस स्कूल ने बाउंसर्स हायर किए हैं। क्यों? क्या कोई लफंगा घुसने की कोशिश कर रहा है? नहीं। क्या स्कूल के अंदर सिगरेट्स पाए गए हैं? नहीं। बस फीस बढ़ी है और कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा फीस पे नहीं की है, तो उन्हें एसी क्लासरूम्स में नहीं, नॉन एसी क्लासरूम्स में सबसे अलग बिठाया जाएगा और इसके लिए बाउंसर्स हायर किए हैं। सोचिए, उन बच्चों की अपने दोस्तों के सामने कितनी बेइज्जती होने वाली है। लेकिन पूरे मिडिल क्लास का यही हाल है। मिडिल क्लास को सरकार से हमेशा सिर्फ एक मिडिल फिंगर मिलता है, क्योंकि हम कभी रास्तों पर प्रोटेस्ट के नाम पर ट्रैफिक जैम नहीं करते, हम दंगे नहीं करते, ना ही बसेस जलाते हैं। हम बर्नआउट की आग में खुद जल जाएंगे, महंगाई के बोझ तले अपनी पीठ तुड़वा लेंगे, लेकिन कभी
आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर होने वाला है। कुछ दिनों पहले संजीव सान्याल का एक ट्वीट पढ़ा जहां उन्होंने कहा कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट 1.9 हो चुका है, यानी रिप्लेसमेंट रेट से कम। बेसिकली लॉजिक ये कहता है कि एक कपल के अगर 2 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन स्टेडी रहेगा, 2 बच्चे उनके 2 पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड यंग इंडियंस को बच्चे ही नहीं चाहिए। रीजन? बिकॉज रेजिंग अ चाइल्ड इज एक्सपेंसिव। ये डेटा देखिए, बच्चे पैदा ना करने का सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लिमिटेशंस। पॉपुलेशन कंट्रोल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रासेप्टिव महंगाई है। When I was a child, education affordable था। मैं एक मराठी मीडियम स्कूल में गया था जो हेविली सब्सिडाइज था। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1000 रुपए का डिपॉजिट दिया था, जो 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे वापस भी मिल गया। हर सेमेस्टर में परीक्षा फीस होती थी वर्थ 250 रुपीज और ऑप्शनल पिकनिक अराउंड 500 रुपए तक होती थी, जहां हम शहर के बगल के किसी वाटर पार्क में खेल कर आ जाते थे। आई थिंक दैट्स इट। और ऐसा बेसिक स्कूल होने के बावजूद मुझे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में ट्यूशन लगाना पड़ा था। मुझे याद है कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में 25 रुपीज की फीस भरी थी। यस, दैट्स इट। आजकल कॉलेजेस की तो छोड़ो, केजी की फीस भी लाखों में होती है। ये आर्टिकल देखिए जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस भी 5 साल में डबल हो गई। आज प्राइवेट स्कूल्स की फीस 60,000 से 2 लाख तो यूं ही बन चुकी है। अब आप सोचेंगे कि 2 लाख में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो उतना तो बच्चे के भविष्य के लिए कर ही सकते हैं, लेकिन ये पूरा सच कहाँ है? वन टाइम एडमिशन फीस 25,000 रुपीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 5,000 रुपीज, बस की एनुअल फीस 1 लाख रुपीज। ऐसा करते करते 2 लाख की ट्यूशन फीस और उसके ऊपर 2.5 लाख का खर्चा यूं ही हो जाता है। और इतना करने के बाद भी 10th या 12th में क्लासेस लगाए बगैर मार्क्स नहीं आते। तो पॉइंट ही क्या है इतनी फीस का? मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में अपना दर्द शेयर करो। एजुकेशन इन्फ्लेशन 11 से 12% हो रहा है। मतलब आज जो कोर्स 5 लाख का है वो अगले 10 सालों में 14 लाख का हो जाएगा। एजुकेशन लोगों को बैंकरप्ट कर रहा है और साथ ही साथ बच्चों पर प्रेशर भी बढ़ रहा है। आजकल 99% मार्क्स लाना भी काफी नहीं है। हम नंबर्स के गुलाम हैं। पेरेंट्स फीस के नंबर के और बच्चे मार्क्स के नंबर्स के। ये एक सैड रियलिटी है। और वो दिन दूर नहीं जब बच्चे को केजी में एडमिशन दिलाने के लिए पेरेंट्स पर्सनल लोन लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अच्छी सैलरी तो है लेकिन उस सैलरी का 80% घर के ईएमआई में जा रहा है। चैप्टर 2, घर का सपना। रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हें हम बेसिक्स कहते हैं, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि जिन शहरों में जॉब्स हैं वहां घर अफोर्ड करना इम्पॉसिबल है, और जहां घर हैं वहां जॉब्स हैं क्या? घंटा। मुंबई जैसे शहरों में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग घर अफोर्ड कर सकते हैं। एक है अल्ट्रा रिच और दूसरे अल्ट्रा पुअर। जो अल्ट्रा रिच है, जिनके पास बाप दादा के पैसे हैं, और दूसरे जो बहुत गरीब हैं, जो रूल्स की चिंता ही नहीं करते, दादागिरी करते हैं और एयरपोर्ट के बगल में अपनी एक लीगल खोली के ऊपर 3 मंजिल खड़े करते हैं। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। बीच में पिसता है मिडिल क्लास। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि मुंबई के टॉप 5% लोगों को भी अपना घर खरीदने के लिए 109 साल सेविंग्स करना होगा। ये कैलकुलेशन हुआ कैसे? सपोज एक बंदा 11 लाख रुपए कमाता है और उसमें से 3.5 लाख रुपए हर महीने सेव करता है, इन्वेस्ट करता है। वो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदना चाहता है, जिसमें उसके माँ बाप के लिए एक कमरा, उसकी और उसके वाइफ के लिए एक कमरा और अपने बच्चों के लिए एक कमरा है। सीम्स फेयर? आज एक ऐसे घर की कीमत मुंबई जैसे शहर में 3 से 3.5 करोड़ रुपए होगी। और जैसे ही हमारे बंदे की सैलरी बढ़ेगी, उससे ज्यादा स्पीड से घर के प्राइसेस बढ़ेंगे। दैट इज स्कैरी। ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि ये हाउसिंग लोन को कंसिडर नहीं करता। जब आप 3.5 करोड़ रुपए का घर लेते हो तो पूरे के पूरे पैसे अपनी जेब से कोई भी नहीं देता। हर कोई लोन लेता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन पॉइंट ये है कि लोगों की सैलरीज और घरों के प्राइसेस, इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। आज जो भी यंग है और अपना घर लेता है, वो या तो माँ बाप से मदद लेता है या फिर एक ऐसे अमाउंट का लोन लेता है जो उसकी 80% सैलरी खा जाता है, या फिर दोनों करता है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग शहरों की एवरेज सैलरीज कितनी है और उनसे उनके घरों के प्राइसेस कितने ज्यादा है। मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट का घर 3 करोड़ तक का आता है, लेकिन यहाँ एवरेज सैलरी सिर्फ 5.2 लाख होती हैं। मतलब घर के प्राइसेस इनकम से 58 गुना ज्यादा है। दुनिया के दूसरे शहरों से कंपेयर करें तो टोक्यो
घर 5.2 करोड़ का होगा, लेकिन आपके सैलरी के 16 गुना। न्यूयॉर्क घर 6.8 करोड़ का, लेकिन सैलरी के 10 गुना। और लंदन में सैलरी के 8 गुना और पेरिस में 10 गुना। मुंबई में घर महंगे हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इतने पैसे होने के बावजूद कोई भी मुंबई शहर को वर्ल्ड क्लास बनाने में एफर्ट्स नहीं लेता। रास्ते खुदे हुए ही रहते हैं, मानो ट्रेंचेस बनाए हुए, और इनमें घुसकर पाकिस्तान से लड़ना है। रोज 2-2 घंटे ट्रैफिक में सफर करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल खराब है। रिक्शा वालों की ना सुन सुनकर कान पक चुके हैं। ज्यादा प्राइस प्रॉब्लम नहीं है बॉस, प्राइस देने के बाद भी थोड़ी सी इज्जत के लिए सबसे भीख मांगनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम है। और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर भी होता है। चैप्टर 3, बीमार मत पड़ो। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हिटिंग अस नेक्स्ट, हेल्थ। इंडिया में बीमार होना सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन चुका है। एक हॉस्पिटल विजिट और आपकी सारी सेविंग्स वाइप आउट। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 14% है, जनरल इन्फ्लेशन से 3 गुना ज्यादा। अर्बन इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट पिछले 10 सालों में 176% बढ़ चुके हैं, और कई लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता। तो भारत में 50% से ज्यादा हॉस्पिटल बिल्स अपने पॉकेट से पे होते हैं। कोविड के बाद आईसीयू के बेड, प्राइवेट रूम सीधा 2 to 3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और ये सब होता इसीलिए है क्योंकि शहरों के 70% हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। एक साइड पे भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल है। हमारे देश में हार्ट अटैक्स, कैंसर, स्ट्रोक्स जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस के केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि डिसीजेस से लड़ने के लिए हमारी जनता के पास फंड्स नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे अलग, लेकिन सिर्फ कोई इलनेस को पिल्स से ट्रीट करना भी काफी महंगा होता है। कई लोग हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे अवॉइड करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्चा करते हैं, फार्मेसी से दवाइयां लेते हैं ताकि उन्हें काम का एक दिन भी मिस ना करना पड़े। भारत में पब्लिक हेल्थ केयर पर बहुत कम फोकस किया जाता है, क्योंकि आपके शहर में पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन किसी भी स्टेट को हॉस्पिटल्स इंप्रूव करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है फ्रीबीज से। और ये किसी एक स्टेट या एक पार्टी की बात नहीं है, सभी ने ये फॉर्मूला क्रैक किया है। पहले वोट्स के लिए बिरयानी दी जाती थी, अब कोई मुफ्त की बिजली देता है तो कोई मुफ्त का फॉरेन एजुकेशन। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये पैसा अगर स्कूल्स बनाने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने में या हॉस्पिटल्स बनाने में यूज हुआ तो देश में जीना आसान हो जाएगा। चैप्टर 4, सॉल्यूशंस। यू सी, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। आज हमने 3 टाइप के इन्फ्लेशन की बात की, एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ केयर। चलिए अब सोचते हैं कि हम इन्हें बेहतर कैसे बना सकते हैं। एजुकेशन से शुरुआत करते हैं। पिछले 20 सालों में भारत ने लिटरेसी बढ़ाने पर फोकस किया, जिससे हर कोई पढ़ना सीखे। लेकिन अब हमारा टारगेट सिर्फ लिटरेसी बढ़ाना नहीं, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं होते, अगर होते हैं तो साफ नहीं होते। बेसिक्स की मारामारी होती है। फ्रीबीज देने के बजाय वो सारे पैसे टीचर्स और एजुकेशन को सुधारने में लगाओ। देश नंबर 4 से नंबर 3 10 सालों में बन जाएगा। और एजुकेशन के बारे में मेरा एक सवाल पेरेंट्स से भी है। मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे एजुकेशन में कोई कमी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अटेंशन दिया, मेरी पढ़ाई करने में मदद की, वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जिसमें मैं ग्रो हो पाऊं। Education begins at home and I was lucky to have the parents that understand this. आज हमें ये सोचना ही होगा कि क्या हमें इंटरनेशनल स्कूल्स में ही अपने बच्चों को डालना एक सही ऑप्शन है, या फिर हम पीयर प्रेशर के अंडर ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। देश में ऐसे कई पेरेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि जिस स्कूल में फीस ज्यादा है उस स्कूल में अपने बच्चे को डाल दो, फिर आप उसके एजुकेशन को आउटसोर्स कर देते हो, आपकी जिम्मेदारी खत्म। इस एटीट्यूड की वजह से पेरेंट्स कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी है, तो डिमांड बहुत हाई है, और अगर डिमांड हाई है तो स्कूल की फीस तो बढ़ेंगी ही। ऐसा नहीं होता बॉस, बच्चा आपका है, आप ही ने पैदा किया है, तो उसे पालना, उसे पोसना आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल्स आपको सही राह दिखा सकते हैं, एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, लेकिन आगे आप ही को बढ़ना है। दूसरी बात हाउसिंग की। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर ओवर सैचुरेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकार दूसरे शहरों को डेवलप करती ही नहीं। जब तक हम टियर 2 सिटीज जैसे इंदौर, सूरत, नागपुर, कोयम्बतूर या लखनऊ में क्वालिटी जॉब्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं बनाएंगे, तब तक ये मेट्रो सिटीज ओवरबर्डन ही रहेंगे। इमेजिन करो, अगर एक ग्रेजुएट को अपने ही शहर में स्टार्टअप या MNC जॉब मिल जाए,
ना रिलोकेशन का स्ट्रेस, ना रेंट का बर्डन, ना ही उन्हें मुंबई जाके 30,000 रेंट देना पड़े टू स्टे इन अ रियली टाइनी प्लेस। भारत को अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो हमें मेट्रो से ज्यादा मिड साइज सिटीज पर ध्यान देना पड़ेगा। उसी से हमारा रियल फ्यूचर अनलॉक होगा, जहां लोग अपने घर के पास ग्रो कर सके। इससे सबका फायदा होगा। प्लस एग्जिस्टिंग शहरों में रोड से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, ताकि लोग ऑफिस के पास नहीं, दूर से भी ऑफिस तक सेफली पहुंच पाएं। ये आज की जरूरत है। वेस्टर्न देशों में शहरों के सेंटर में सिर्फ ऑफिसेस होते हैं, लोग सबर्ब्स में यानी शहरों के बाहर रहते हैं, जहां की हवा साफ होती है, घर के लिए जगह होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने की वजह से दूर से भी ट्रैवल किया जा सकता है। शहरों के घरों के प्राइसेस कम करने के लिए हमें शहरों के बाहर जो घर हैं उन्हें प्रैक्टिकल बनाना होगा। What do you think of this idea? ऐसे कौन से टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं जिनकी डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए। भारत के बहुत सारे शहर हॉरिजॉन्टल शहर हैं, यानी मेट्रो सिटीज में भी स्काई स्क्रेपर्स कम है। ऐसा क्यों? FSI की वजह से। FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मानो आपके पास 3000 स्क्वायर फीट की लैंड है तो आप उस पर कितना बड़ा घर बना सकते हो। अगर FSI 1 है तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही घर बना सकते हो। अगर FSI 2 है तो ग्राउंड प्लस 1 यानी 6000 स्क्वायर फीट का घर। हायर FSI मींस हायर फ्लोर्स। मुंबई में एवरेज FSI 1.33 है, टोक्यो में वही 10 to 15 है और न्यूयॉर्क में तो 15 to 18 भी। इसीलिए न्यूयॉर्क में आप आराम से 60-70 मंजिलों की बिल्डिंग्स देखते हैं जो मुंबई में गिने चुने ही है। यहाँ भी पॉलिटिक्स एक रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हर एरिया में FSI बढ़ाया तो जो लोग इलीगल झुग्गियों में रहते हैं वो अपनी झुग्गी को डुप्लेक्स लीगली बना देंगे, और फिर जब कोई बिल्डर वहां पर लीगली जगह खरीद कर लीगल घर बनाने जाएगा तो उसे इन लोगों को डबल जगह देनी पड़ेगी। यानी वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। दिस इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। इट्स बेटर कि ऐसे शहरों पर फोकस करो जहां पर ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है। लास्टली, हेल्थ केयर। वी बिलीव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल के बिल्स, एक्सपेंसेस, मेडिसिन, ये सारी बातें हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बारे में ख्याली सॉल्यूशंस बनाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उस चीज पर बात करने से जो हमारे कंट्रोल में है, एंड दैट इज आवर लाइफस्टाइल। सबसे पहला स्टेप है अपना लाइफस्टाइल सही करना। हर दिन थोड़ा चलना, एक्टिव रहना, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक से दूर रहना और नींद पूरी लेना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं पर लॉन्ग टर्म में ये गेम चेंज कर देती हैं। दूसरा स्टेप है रेगुलर चेकअप्स और स्क्रीनिंग्स। ब्लड टेस्ट, BP, शुगर लेवल, विटामिन D, ये सब अर्ली वार्निंग्स देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो भी रहे हो तो उसे टाइम पे पकड़ना पॉसिबल हो जाता है। और तीसरा सबसे इग्नोर्ड स्टेप, मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस से इम्यूनिटी गिरती है और स्ट्रेस ही डायबिटीज, BP, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स का रूट कॉज बन सकता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ किसी से खुलकर बात करना भी प्रिवेंशन का पार्ट है। और आई फील आज के डे एंड एज में सबके पास हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अपने वॉलेट को सेफ रखिए। आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी महंगाई का असली चेहरा दिखाइए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में आपको सॉल्यूशंस दिखाने से मुझे फर्क पड़ता है।